गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गाइस जो कुछ ही दिन पहले हमने एक ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया था, उस टेस्ट का आज हम सॉल्व करेंगे। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट रहा था आपके लिए, जिसमें हमने फिजिक्स का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो किरण प्रकाशिकी, उसका हमने यहाँ पर टेस्ट लिया था, जिसमें से लगभग 60 क्वेश्चन हमने दिए थे टेस्ट के लिए। और ये क्वेश्चन आपके पीएटी हो, दहेट हो या फिर प्री वेटनरी फिशिंग टेस्ट हो, तीनों एग्ज़ाम के लिए गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अभी हमने सोचा कि इसको आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया जाए। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहे, तो दोनों में ही हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि जिससे कि कोई नई अपडेट रहे या कोई नया वीडियो आए तो उसे आप मिस न कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस पहला क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें हम 2 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन है और वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम 2 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे। तो पहले पार्ट में हम बात करेंगे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस पीडीएफ में दिए हुए हैं। और यदि ये पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाकर के आप हमें या हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऑप्शन धनात्मक, ऋणात्मक, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, या डी इनमें से कोई नहीं। या जो इंग्लिश में देखें हम तो द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज पॉजिटिव, डिबेट एटमॉस्फेयर, या नाइदर पॉजिटिव या नॉर नेगेटिव, सब्जेक्टिव, या नॉन ऑफ दिस। तो गाइस ये रहेगा कि टैप्ड एटमॉस्फेयर यानी ऋणात्मक जो है कि यहाँ पर नेगेटिव रहेगी, इसकी जो फोकस दूरी है वह जो फोकस लेंथ जो ऋणात्मक यानी नेगेटिव रहती है गाइस कॉनकेव मिरर की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसी का ही अपोजिट है ये, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऑप्शन धनात्मक, ऋणात्मक, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। तो द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव या नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सब्जेक्टिव, या नॉन ऑफ दिस। तो गाइस ये होती है पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण में सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये हमारा जो है कि उत्तल दर्पण की हम बात करें तो इसमें दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के इसमें प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हम बात करें तो इसमें मुख्यतः वास्तविक प्रतिबिंब अधिक बनता है और आभासी प्रतिबिंब केवल एक ही स्थान पर बनता है। और जब वस्तु ध्रुव पर स्थित होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और in a convex mirror only real image is format, only virtual image is format, both type of image are format, none of this। तो गाइज यहाँ पर both type of images are formats। इसके बाद नेक्स्ट वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है? ऑप्शन उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, या अवतल लेंस में। तो ये रहेगा गाइस हमारा अवतल दर्पण में जो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो बनता है हमारा वो अवतल दर्पण में बनता है। अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज अ फॉर्मेट बाय इन अ कॉन्वेक्स मिरर, इन अ कॉनकेव मिरर, इन अ प्लान मिरर, या इन अ कॉनवेव लेंस। तो ये रहेगा गाइस हमारा कि अवतल लेंस यानी कि इन अ कॉनकेव मिरर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है तो वह समतुल्य कौन से लेंस है? ऑप्शन उत्तल लेंस, अवतल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस या समतल लेंस। गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये है उत्तल लेंस। दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है सामान्यतः उत्तल लेंस की भांति ये व्यवहार करते हैं। तो द equivalent lens of a convex lens which are in connected with each other is convex lens, concave lens या cylindrical lens या प्लेन लेंस। तो ये रहेगा गाइस हमारा उत्तल लेंस जो है कि कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद नेक्स्ट, बैंगनी रंग का विचलन लाल रंग के विचलन से होता है, कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या कोई नहीं। द डिवीजन ऑफ पर्पल कलर फ्रॉम द डिवीजन ऑफ रेड कलर। तो इज लेस, इज मोर, इक्वल या नॉन ऑफ दैट। तो गाइज ये रहेगा इज मोर, जो लाल रंग का विचलन होता है बैंगनी रंग के विचलन से अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का, पीले रंग का या नीले रंग का या सफ़ेद रंग का। ये गाइस सारे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप एक भी क्वेश्चन न छोड़ें। तो विच कलर वेव हैज़ द हाईएस्ट पैटर्न्स? रेड, येलो, ब्लू या वाइट। तो गाइज ये हमारा रेड, जो लाल कलर होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। यानी विच कलर वेव हैज़ द हाईएस्ट पैटर्न्स? तो रेड कलर का जो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान क्या होता है गाइस? तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। एज द वैल्यू ऑफ वेव रेसिस्टेंस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ग्रो, डिक्रेस, रिमाइन अनचेंज्ड, नॉन ऑफ दिस। तो गाइस ये रहता है कि डिक्रेस होता है यानी घटता है। जब तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है तो अपवर्तनांक का मान घटता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य जो है अपवर्तनांक के जस्ट अपोजिट होती है। इसके बाद तरंगदैर्घ्य अधिक होने से विचलन कोण का मान? ऑप्शन घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। द वैल्यू ऑफ द डिविएशनल एंगल ड्यू टू हाई वेव रेसिडेंस, ग्रो, डिक्रेस या रिमाइन अनचेंज्ड, नॉन ऑफ दिस। ये दोनों ही क्वेश्चन गाइस एट तो 9th क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसका हमारा आंसर रहेगा घटता है जब तरंगदैर्घ्य अधिक होने पर विचलन कोण का मान भी कम होता है, और तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ाने पर अपवर्तनांक कोण का मान घटता है। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और उल्टा, आभासी सीधा, वास्तविक सीधा, आभासी उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो गाइज ये रहेगा वास्तविक और उल्टा। द इमेज फॉर्मेट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज रियल एंड स्ट्रेंथ, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड या रियल स्ट्रेंथ या रियल इन्वर्टेड। तो गाइज ये रहेगा हमारा कि आभासी उल्टा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द फोरसाइटेडनेस इट इज यूज्ड, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स मिरर। तो ये है गाइस हमारा कि दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस का जो यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन फॉर फोरसाइटेडनेस इट इज़ यूज, यानी कि दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के तौर पर ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। यदि चश्मे की क्षमता 2+ डायोप्टर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन हमारे जो है 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। इफ द पावर ऑफ द ग्लासेस इज 2+ डायोप्टर देन व्हाट विल be the focus
लेंथ ऑफ द लेंस 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो इसे आप कैसे निकालेगा? तो इसका एक सूत्र है, लेंस की फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है 1/, फोकस दूरी। फोकस दूरी जो होती है गाइस मीटर में होती है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला बन जाएगा कि हमारे पास गाइस जो फार्मूला रहेगा वह हमारे पास होगा कि जैसे कि हमें निकालना है लेंस की क्षमता, यानी ग्लास का पावर हमें निकालना है लेंस की क्षमता का, तो इसका फार्मूला होता है 100/, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो हमारे पास गाइस सेंटीमीटर में रहेगी अक्सर, तो सेंटीमीटर रहने के लिए यहाँ पर हमने 100 लिखा है। अगर यहाँ पर हमारे पास मीटर होता है तो यहाँ पर हम 100 नहीं लिखेंगे, 1/f ही लिखेंगे ऊपर की ओर। तो इसको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे गाइस, तो हमारे पास जो फोकस दूरी जो लेंस की क्षमता है 2 डायप्टर इक्वल टू 100/f। तो f की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 2 जो है यहाँ पर से बटे में चला जाएगा, और 2 से यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के तौर पर ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद मरुस्थल में दिखाई देने वाली मृग मारीचिका का कारण क्या है? ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो गाइस जो मरुस्थल की मृग मारीचिका दिखाई देती हैं वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती हैं। ये एग्जाम्पल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीज़न फॉर द डियर मिरेज सीन इन द डिजायर्ड इज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्क्रैटिंग या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा है कि अपवर्तन, तो अपवर्तन के तौर पर ये दिखाई देता है यानी रिफ्लेक्शन के कारण। तो इसका मेन रीज़न यही है कि रिफ्लेक्शन के कारण जो डियर मिरेज सीन दिखाई देता है डिजर्ट में। इसके बाद इंद्रधनुष निम्न में से किसके कारण बनता है? तो जो रेनबो बनता है गाइस जो आफ्टर रेनिंग के बाद, तो वो किसके कारण बनता है, यानी क्या रीज़न होता है उसके बनने का? तो ऑप्शन हमारे प्रकीर्णन या अपवर्तन, विवर्तन या वर्ण विक्षेपण, केवल परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। स्क्रैटिंग एंड रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड कलर डिप्रेशन या रिफ्लेक्शन ओनली, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो गाइस द रेनबो इज कैज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास जो है कि इंद्रधनुष निम्नलिखित के कारण बनता है, तो ये हमारे पास है कि प्रकीर्णन और अपवर्तन। प्रकाश का प्रकीर्णन और अपवर्तन जब होता है यानी स्क्रैटिंग एंड रिफ्रैक्शन जब होता है तब रेनबो जो है कि आकाश में हमें या कि स्काई में हमें जो आफ्टर रेनिंग के बाद दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का प्रमुख कारण क्या होता है? ऑप्शन प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। द रीजन ऑफ द ग्लो ऑफ एयर बबल्स इन वाटर इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट स्कैटरिंग या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास गाइस आंसर इसका कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसी के कारण जो है कि पानी में हवा के बुलबुले चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो विच इज द फॉलोइंग वेव हैज लेस वेव रेफिडेंस? इंफ्रारेड रे या अल्ट्रावायलेट रे या गामा रे या एक्स किरणें। तो गाइस जो यहाँ पर गामा रे है उनका जो है कि सबसे ज़्यादा रेफिडेंस सबसे लो होता है, यानी कि गामा किरणें जो होता है उनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त और सूर्योदय समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है उसका रीज़न क्या है? ऑप्शन हमारे पास जो है वायुमंडल लघु तरंगों को अधिक शोषित करता है, वायुमंडल दीर्घ तरंगों को अधिक शोषित करता है, वायुमंडल द्वारा लघु तरंगों का अधिक छितराव होता है, सूर्य से लाल प्रकाश अधिक मात्रा में निकलता है। तो क्या रीज़न है गाइस? तो इसका हमारा जो रीज़न है राइट आंसर बिल्कुल वायुमंडल द्वारा लघु तरंगों का अधिक छितराव होता है। जो वायुमंडल से लघु तरंगें निकलती हैं उनका अधिक बिखराव या छितराव होने के कारण सूर्य का जो रंग है मॉर्निंग या इवनिंग में हमें रेड दिखाई देता है। और शॉर्ट में पूछे तो इसका प्रमुख जो रीज़न है वह है स्क्रैटिंग, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। द सन अपीयर रेड इन कलर द सनराइज एंड सनसेट बिकॉज एटमॉस्फेयर
absorb short wave more, या atmosphere absorb longer wave, या small wave are more depressed by the atmosphere. Red light is emitted in large extent from the sun. तो ये हमारे पास है कि स्मॉल वेव आर मोर डिप्रेस्ड बाय द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल द्वारा लघु तरंगों का अधिक छितराव होने के कारण हमें मॉर्निंग या इवनिंग में जो सन होता है रेड दिखाई देता है। इसके बाद रात में तारे टिमटिमाए दिखाई देते हैं। तो क्या रीज़न है इसका? प्रकाश का परावर्तन है, अपविवर्तन है, अपवर्तन है, या क्योंकि तारे ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है? अगर हम अपने जो है कि इंग्लिश में देखें तो द स्टार्स ट्विंकल इज द नाइट ऑफ लाइट। जो फर्स्ट है हमारा है कि बाय रिफ्लेक्शन, बाय डिफ्रैक्शन, बाय रिफ्रैक्शन, या बिकॉज स्टार इमिट एनर्जी। तो गाइज ये हमारा कि रिफ्रैक्शन, जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे जो है हमें चमकदार दिखाई देता है। और आज का हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसका लास्ट जो क्वेश्चन कि हीरा का टुकड़ा विशेष चमकता है क्योंकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसका खास गुण होता है, हीरे की आणविक बनावट होती है, या इनमें से कोई नहीं। अ डायमंड सीम्स स्पेशल बिकॉज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, इट हैज़ ए स्पेशल प्रॉपर्टी फ्रॉम द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, या नॉन ऑफ दिस। तो गाइज ये है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन। हीरे का जो टुकड़ा चमकता है उसका जो मेन रीज़न होता है डायमंड पीसेज शाइनिंग स्पेशल बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। तो ये था गाइस आज का हमारा इंपॉर्टेंट। तो आई होप दैट आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नई अपडेट रहे एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई तो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।